Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today's video will be about legal system and methods, chapter number 7 which is interpretation of statutes. ये जो चैप्टर है ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है. इस पे ऑलमोस्ट हर साल ही एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आता है. आज हम ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 7. सबसे पहले हम समझते हैं ये जो वर्ड लिखा हुआ है द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, ये है क्या. ये स्टैट्यूट्स होते हैं. स्टैट्यूट्स आर द वर्ड्स ऑफ द पार्लियामेंट. एक पूरा प्रोसेस होता है लॉ मेकिंग का पार्लियामेंट में, जिसके थ्रू ये स्टैट्यूट बनता है. एक प्रपोज़ल आता है आपके पार्लियामेंट में, उसके बाद वो एक बिल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ड्राफ्ट किया जाता है. उसके बाद वो हाउस ऑफ कॉमन में आता है, हाउस ऑफ लॉर्ड में आता है. एक लेंदी प्रोसीजर है. उसके बाद उस बिल को लास्ट में मुनार्क साइन करता है. मुनार्क साइन करता है तो उसके बाद वो जो होता है प्रपोजल, इट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अ स्टैट्यूट. ठीक है, इस तरह स्टैट्यूट की फॉर्मेशन होती है. वंस स्टैट्यूट हैज़ बीन मेड, इसकी जो इंटरप्रिटेशन होती है ये हमेशा जुडिशरी करती है. जुडिशरी का सिर्फ एक काम है, दैट इज़ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट और गिविंग इफेक्ट टू द वर्ड्स ऑफ द पार्लियामेंट. ठीक है, इंटरप्रिटेशन. अब हम आगे चलते हैं. दैट इज़ व्हाट इज़ द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स सो डिफ़िकल्ट. व्हाई इज़ द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट सो डिफ़िकल्ट? इसके मल्टीपल रीजंस हैं. स्टैट्यूट में जो वर्ड्स लिखे हुए होते हैं वो यूजुअली वो वर्ड्स बहुत ब्रॉड होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई वर्ड लिखा हुआ है व्हीकल, अब व्हीकल जो वर्ड है उसके मल्टीपल मीनिंग्स हो सकती हैं. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कार्स भी व्हीकल की डेफिनेशन में आ सकती हैं, बसेस भी व्हीकल की डेफिनेशन में आ सकती हैं. व्हाट अबाउट एरोप्लेन? एरोप्लेन इज़ ऑल्सो अ व्हीकल. अब जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो फिर जुडिशरी को थोड़ी डिफ़िकल्टी फेस होती है वाइल डूइंग इंटरप्रिटेशन. अब उसकी क्या वेज़ हैं, किस तरीके से जुडिशरी इंटरप्रिटेशन करती है, वो हम आगे अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे कौन से वेज़ हैं. ठीक है. अब एक और इसमें मेंशन किया हुआ पॉइंट, दैट इज़ अनफोर्सिबल डेवलपमेंट. अब क्या होता है दैट विद टाइम जो हमारी सोसाइटी है उसमें चेंजेस आती हैं. विद टाइम द सोशल एंड द इकोनॉमिकल कंडीशंस चेंजेस. व्हाट डज दिस मीन? आज जो सिचुएशन है, हमारे सोशल इकोनॉमिकल चेंज कंडीशन है, वो आज से 50 साल पहले नहीं थी. विद टाइम चेंजेस आती हैं. आर सोसाइटी एवॉल्व, आर सोसाइटी डेवलप. इसमें एक केस भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, डैट इज़ आर वर्सेस आर मैरिटल रेप केस. अब आर वर्सेस आर का क्या केस था? रूल ये था दैट अ मैन कैन नॉट बी लाइबल फॉर रेपिंग द वाइफ. फिर ये रूल एबॉलिश हो गया था द मैरिड मैन. ये रूल जो था ये एबॉलिश हो गया था इन द केस ऑफ आर वर्सेस आर. इसमें एक नया जजमेंट आई थी कि अ मैन कैन ऑल्सो बी लाइबल फॉर रेपिंग हिज वाइफ. ठीक है, ये केस एक एग्जाम्पल है चेंजेस इन द सोशल एंड इकोनॉमिकल कंडीशन. ठीक है, फिर एक और रीज़न भी है, दैट इज़ ड्राफ्टिंग एंड प्रिंटिंग एरर्स. स्टैट्यूट की जब फॉर्म लिख रहे होते हैं तो उसमें कभी कभार ड्राफ्टिंग और प्रिंटिंग एरर्स भी आ जाते हैं, विच इज़ वेरी रेयर. ठीक है. इसके बाद हम आगे चलते हैं एंड लेट्स डिस्कस अबाउट गिविंग इफेक्ट टू पार्लियामेंट्स इंटेंशन. पार्लियामेंट के जो वर्ड्स हैं उनको इफेक्ट हमेशा जुडिशरी देती है. जुडिशरी कैसे इफेक्ट देती है? बाय इंटरप्रेटिंग इट. अब इंटरप्रिटेशन के भी मल्टीपल वेज हैं. कुछ जजेस जो हैं वो वर्ड टू वर्ड इंटरप्रिटेशन करते हैं, जिसको हम लिटरल अप्रोच कहते हैं, जो अब हम आगे डिस्कस करेंगे अपने लेक्चर में. दूसरी टाइप जो है इंटरप्रिटेशन की, दैट इज़ पर्पसिव अप्रोच या पर्पस ऑफ द लेजिस्लेशन. इसमें बेसिकली जो लेजिस्लेशन होती है स्टैट्यूट, उसका पर्पस फाइंड किया जाता है कि वो बना क्यों था स्टैट्यूट, क्या रीजंस थे उस वक्त जिसकी वजह से नीड थी इस स्टैट्यूट की, तो पर्पस देखा जाता है. इसके बाद सर जॉन लॉस के कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं.
सर जॉन लॉस के आर्ग्यूमेंट्स ये हैं, अकॉर्डिंग टू हिम ही थिंक्स दैट द इंटेंशन ऑफ पार्लियामेंट, अच्छा इसके बाद सर जॉन लॉस के कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं, कुछ उनकी डिबेट्स हैं। अकॉर्डिंग टू सर जॉन लॉस कह रहे हैं कि जो पार्लियामेंट इंटेंट है इट इज़ अ मिसलीडिंग स्टेटमेंट। अब अकॉर्डिंग टू सर जॉन लॉस वो कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में मल्टीपल लोग बैठते हैं और दैट मीन्स कि वहाँ पे मल्टीपल माइंड्स होते हैं, मल्टीपल ओपिनियंस होते हैं। सो ये जो एक वर्ड है पार्लियामेंट इंटेंट, ये एक मिसलीडिंग वर्ड है, मिसलीडिंग स्टेटमेंट है, क्योंकि जब मल्टीपल लोग बैठते हैं सबका एक ओपिनियन नहीं हो सकता, जिसको हम पार्लियामेंट इंटेंट कह रहे हैं। और फिर उनका दूसरा आर्ग्यूमेंट ये था कि जो अप्रोप्रिएट अप्रोच है दैट इज़ पर्पसिव अप्रोच, जुडिशरी को पर्पसिव अप्रोच यूज़ करनी चाहिए। ठीक है, अब जो मिस्टर रिचर्ड ने सर जॉन लॉस की बात से टोटली डिसअग्री कर लिया। मिस्टर रिचर्ड सेड दैट द लेजिस्लेटिव इंटेंट इज़ टू बी फाउंड इन द जॉइंट प्लान टू ऑर्गेनाइज द कम्युनिटी टू मेक द लॉस। उन्होंने उसकी बात से बिल्कुल ही कॉन्ट्राडिक्ट कर लिया। ठीक है, इसके बाद हम अब कुछ हिस्टोरिकल अप्रोचेस देख लेते हैं। अब यूके में जब पार्लियामेंट सुप्रीमेसी एग्जिस्टेंस में नहीं आई थी, उस टाइम से पहले ब्रॉडर अप्रोच के थ्रू इंटरप्रिटेशन की जाती थी। फिर यूके में पार्लियामेंट सुप्रीमेसी आई, आप लोगों ने पब्लिक में भी पढ़ा होगा, ग्रीन रेवोल्यूशन और वो सब चीज़ें हुई। उसके बाद क्या होने लगा, यूके में जो जुडिशरी थी वो लिटरल सेंस में वो इंटरप्रिटेशन करने लगी। लिटरल सेंस क्या होता है? लिटरल सेंस मीन वर्ड टू वर्ड इंटरप्रिटेशन। वर्ड टू वर्ड इंटरप्रिटेशन होती है जो इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं स्टैट्यूट में, उन्हीं के हिसाब से इंटरप्रिटेशन की जाती है। लाइक वर्ड टू वर्ड इंटरप्रिटेशन, उसके पीछे का कोई पर्पस नहीं देखा जाता, स्टैट्यूट क्यों बना था, क्या लॉ था उस टाइम पर, ये सब चीज़ें नहीं देखी जाती हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक केस भी है, आर वर्सेस हैरिस का केस है। आर वर्सेस हैरिस के केस में लिटरल रूल यूज़ हुआ था। बेसिकली इस केस में क्या था, हमारा जो डिफेंडेंट ने जो विक्टिम की नोज़ पे बाइट कर लिया था। कोर्ट्स ने इस केस में हेल्ड किया था दैट द डिफेंडेंट विल नॉट बी लाइबल बिकॉज ही हैज़ नॉट यूज एनी इंस्ट्रूमेंट। इस टाइम पे जो स्टैट्यूट था वो कहता था अगर कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ हुआ है तो ही जो डिफेंडेंट होगा लाइबल होगा, लेकिन हमारे केस में आर वर्सेस हैरिस के केस में कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं हो रहा, उसने बाइट किया था, कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं किया था, तो इसलिए वो लाइबल नहीं था। ठीक है, क्योंकि और इसमें ये भी आपको मेंशन करना होगा अपने एग्ज़ाम में दैट द लिटरल रूल वाज यूज्ड इन दिस केस। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आर वर्सेस मैग्नीज का केस है। दिस इज़ अ ड्रग केस। एक दो एग्जांपल्स लिख लेना केस लॉज की। इसमें भी लिटरल रूल में 3 केस लॉज हैं हमारे पास गाइड में। द थर्ड केस लॉ इज़ ऑफ आर वर्सेस ब्राउन। यस, अब स्क्रीन पे भी विजिबल है, विच इज़ आर वर्सेस ब्राउन। आर वर्सेस ब्राउन का जो केस है इट इज़ अबाउट द डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। इस केस में क्या था, इस केस में एक पुलिस ऑफिसर था जिसने पुलिस नेशनल कंप्यूटर को यूज़ किया था। टू चेक द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द व्हीकल्स। सो बेसिकली उन्होंने गवर्नमेंट का जो डेटा था वो एक्सेस किया था। ठीक है, और कोर्ट्स ने इस केस में हेल्ड किया था दैट द ऑफेंस वाज नॉट कमिटेड बाय अ पर्सन हु वाज merely accessing the information। इस केस में जो पुलिस ऑफिसर था वो लाइबल नहीं था। लाइबल क्यों नहीं था? क्योंकि उसने इंफॉर्मेशन पास ऑन नहीं की थी। अगर वो इंफॉर्मेशन पास ऑन कर देता तो फिर वो पुलिस ऑफिसर लाइबल होता। अच्छा, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट गोल्डन रूल। व्हाट इज़ गोल्डन रूल? गोल्डन रूल इज़ अ मॉडिफिकेशन ऑफ द लिटरल रूल। ये उसी की एक मॉडिफिकेशन है। जजेस कभी कभार लिटरल रूल यूज़ नहीं करते हैं बिकॉज इट लीड्स टू एब्सर्ड रिजल्ट्स। तो इन दैट सिनेरियो दे यूज़ द गोल्डन रूल। वो मॉडिफाई करते हैं वर्ड्स को
और फिर गोल्डन रूल को यूज़ करते हैं. अगर इजी वर्ड्स में बोलूँ तो बेसिकली द गोल्डन रूल इट अलाउज जजेस टू डिविएट फ्रॉम द लिटरल रूल एंड टू अवॉइड एब्सर्डिटी. ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक केस भी है गोल्डन रूल में. गोल्डन रूल की डेफिनेशन लिखने के बाद एग्जाम में थोड़ा एक्सप्लेन करने के बाद यू हैव टू मेंशन दिस केस. द नेम ऑफ द केस इज एडलर वर्सेस जॉर्ज. एडलर वर्सेस जॉर्ज. इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अबाउट मिसचीफ रूल. मिसचीफ रूल क्या है? ये एक ओल्डेस्ट अप्रोच है टू इंटरप्रेट स्टैट्यूट द वर्ड्स ऑफ द पार्लियामेंट. ठीक है, अब मिसचीफ रूल में क्या होता है? मिसचीफ रूल में हमेशा जो जजेस होते हैं वो स्टैट्यूट का पर्पस देखते हैं. वो देखते हैं कि व्हाट वाज द लॉ बिफोर द एक्ट, क्यों बना ये स्टैट्यूट, इसकी क्या नीड थी, और मिसचीफ और शॉर्टकमिंग्स वगैरह देखते हैं. ठीक है, अब इसको मैं समझाता हूँ एक केस लॉ के साथ. हमारे पास एक केस है स्मिथ वर्सेस हग्स का केस है. बेसिकली इस केस में एक फीमेल थी. शी वॉज ऑफरिंग सेक्शुअल एक्टिविटीज़ ऑन द सेक्शुअल एक्टिविटीज़. अब जो हमारे पास स्ट्रीट ऑफेंसेस एक्ट है 1959 का, वो कहता है दैट अ वुमेन कैन नॉट, अ प्रोस्टिट्यूट कैन नॉट ऑफर सेक्शुअल एक्टिविटीज़ ऑन द स्ट्रीट. अब हमारे केस में क्या था? जो फीमेल थी द वुमेन, शी वॉज ऑफरिंग द सेक्शुअल एक्टिविटीज़ फ्रॉम हर होम. वो अपने घर के अंदर थी और वो विंडो पे टैप कर रही थी टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स. उसका आर्ग्यूमेंट ये था कि स्टैट्यूट जो कहता है कि अगर कोई स्ट्रीट पर है देन इट इज़ अ ऑफेंस, लेकिन वो अपने घर पर ही थी, विंडो पे टैप कर रही थी टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स. इस केस में ना कोर्ट्स ने स्टैट्यूट का पर्पस देखा और देखा कि स्टैट्यूट बना क्यों था. स्टैट्यूट इसलिए बना था क्योंकि उस टाइम पे सेक्सुअल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी. उसको अवॉइड करने के लिए, ताकि लोग डिस्टर्ब वगैरह ना हो, तो ये एक्ट बना था. तो उनका एक्ट का पर्पस उन्होंने समझा और डिसीजन दिया दैट द प्रोस्टिट्यूट वाज लाइबल अंडर दिस एक्ट, द स्ट्रीट ऑफेंसेस एक्ट ऑफ 1959. ठीक है, इसके बाद हमारे पास कुछ प्रिजम्पशंस हैं इंटरप्रिटेशन की. पहली जो assumption है दैट द स्टैट्यूट शुड बी प्रोस्पेक्टिव. सबसे पहले तो हम ये जो वर्ड्स हैं प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव, इनके मीनिंग समझते हैं. इजी वर्ड्स में अगर मैं बोलूँ, सबसे इजी वर्ड्स हैं. रेट्रोस्पेक्टिव होता है पास इवेंट्स, मतलब टू लुक बिहाइंड, और प्रोस्पेक्टिव क्या होता है? लाइक फॉर फ्यूचर. हमारे जो भी स्टैट्यूट्स बनते हैं ना, वो हमेशा फ्यूचर के लिए बनते हैं. जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, ये जो मैंने एग्जांपल दी थी स्मिथ वर्सेस हग्स के केस में, हम ये वाली एग्जांपल ले लेते हैं. जो स्ट्रीट ऑफेंसेस एक्ट है 1959 का, ये 1959 में आया. अगर कोई प्रोस्टिट्यूट या कोई फीमेल सेक्सुअल एक्टिविटीज़ ऑफ़र कर रही थी यूके की स्ट्रीट में 1950 में, ठीक है, 1959 में एक्ट आया, और वो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ ऑफ़र कर रही थी 9 साल पहले इन 1950. अब 1960 चल रहा है और उसको जजेस डिसीजन उसको दे दें, फॉर एग्जांपल पनिशमेंट दे दें अंडर दिस एक्ट. वो कहें कि आपने जो ये एक्ट है इसको ओबे नहीं किया और आप सेक्सुअल एक्टिविटीज़ ऑफर कर रही थी, और रेट्रोस्पेक्टिवली वो डिसीजन दे दें, तो इट वुड बी रॉन्ग एंड इट विल बी अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ. जब भी कहते हैं कि जब भी स्टैट्यूट बनता है ना, वो हमेशा प्रोस्पेक्टिव बनता है, आगे के टाइम के लिए बनता है. लेकिन और एक और बात, ये जितने स्टैट्यूट्स हैं ये प्रोस्पेक्टिव है, ये स्पेशली क्रिमिनल लॉ के लिए हैं. ठीक है, और इसकी एक एक्सेप्शन भी है हमारे पास, which is section 58 of Criminal Justice Act, which says that the prosecution in the criminal case can appeal against the acquittal. ठीक है, एक ये हमारे पास प्रिजम्पशन है कि स्टैट्यूट्स जो होते हैं वो हमेशा प्रोस्पेक्टिव के लिए होते हैं. अब जो सेकंड हमारे पास प्रिजम्पशन है, दैट इज़ which says that a parliament जो होती है, parliament makes any principle or statute, it should always be clear. parliament जो भी principle या statute बनाए, it should always be clear. लेकिन ये वाला जो presumption है ये थोड़ी controversial है. अब यूके में जो सबसे सुप्रीम अथॉरिटी है that is parliament.
अगर पार्लियामेंट को ही बताया जाए कि आपको ये करना है वो करना है तो इट वुड बी बिट कंट्रोवर्शियल, क्योंकि यूके की जो सुप्रीम अथॉरिटी है दैट इज़ पार्लियामेंट, नॉट जुडिशरी। जुडिशरी कैन नॉट टेल टू पार्लियामेंट। क्यों? क्योंकि ज़्यादा हाई अथॉरिटी किसके पास है यूके में? पार्लियामेंट के पास है। तो इसलिए ये वाला जो प्रिजम्पशन है ये थोड़ी कॉन्ट्राडिक्टिंग है, कंट्रोवर्शियल है। ठीक है, इसके बाद कुछ रूल्स हमारे पास मेंशन है, विच इज़ जस्टिम जेनरस रूल। जस्टिस रूल्स है हमारे पास। इस पेज को मैं आगे कर लेता हूँ। यस, हमारे पास जस्टिम जेनरस रूल है, विच इज़ अ लैटिन वर्ड विच मीन्स सेम काइंड। ठीक है, बेसिकली ये भी एक रूल है विच कोर्ट्स यूज टू फाइंड द इंटेंशन ऑफ द स्टैच्यूट। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड लिखा हुआ है रूल, ये भी एक लैटिन वर्ड है। बेसिकली ये जो रूल जब यूज़ होता है जब कोई एम्बिग्यूटी होती है वर्ड्स में या कोई कन्फ्यूजन होती है, तो ये रूल यूज़ किया जाता है टू डिटरमाइन द मीनिंग। ठीक है, हमारे पास एक केस लॉ भी है इसमें। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द केस लॉ? बेल पंच को लिमिटेड 1964। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं इंटरेस्ट